नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आज की चर्चा में हम भू आकृति विज्ञान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज का प्रश्न है कि एक नदी अपने मार्ग में विसर्ग बनाती है यानी मियांडर बनाती है, तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विसर्पण प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है। आपके सामने विकल्प है। पहला ऑप्शन है नदी के जल का भार, ऑप्शन बी है नदी जल की सामग्री की कण का आकार का वितरण, ऑप्शन सी है पार्श्विक अपरदन यानी लेटरल कोरेजन्स की दर, ऑप्शन डी है प्रवाह की रेनॉल्ड संख्या। आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर है जो विसर्पण प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्श्विक अपरदन की दर। पार्श्विक अपरदन की दर वो विसर्पण प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करती है, बल्कि यह विसर्पण प्रक्रिया का परिणाम होती है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। बाकी ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी जो है वो सही है और वो विसर्पण प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। यहां प्रवाह ऑप्शन डी है जो प्रवाह की रेनॉल्ड संख्या। प्रवाह की रेनॉल्ड संख्या जितनी अधिक होगी, नदी का जल उतना अधिक उद्वेलित होती है, यानी बहुत ज्यादा मिक्सिंग होता है। और ये रेनॉल्ड संख्या जितनी अधिक होगी उसमें ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा मिक्सअप होगा और उसमें जल की शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। सही उत्तर है पार्श्विक अपरदन की दर। पार्श्विक अपरदन विसर्पण का एक परिणाम है, न कि उसका कारण। विसर्पण मुख्य रूप से नदी के भार, तलछट के कण का आकार और प्रवाह की रेनॉल्ड संख्या जैसे हाइड्रोलिक कारकों से प्रेरित होती है। यानी प्रवाह की रेनॉल्ड संख्या जो प्रवाह को अशांत या अस्तरित बनाता है। ऐसे रेनॉल्ड संख्या के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम आपको रिवर का मॉर्फोलॉजी बताएंगे, साथ में उसमें और भी कॉन्सेप्चुअल चीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में। प्लेट टेक्टोनिक्स के संदर्भ में आपको बताना है कि स्लैब पुल बल की प्रभावशीलता किस परिस्थिति में सर्वाधिक होती है। यानी प्लेट टेक्टोनिक के संदर्भ में स्लैब पुल बल की प्रभावशीलता किस परिस्थिति में सर्वाधिक होती है। आपके सामने विकल्प है। विकल्प ए है एक नवगठित समुद्री तल जो अभी तक पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, उस कंडीशन में स्लैब पुल बल की प्रभावशीलता अधिक होगी। या ऑप्शन बी है एक पुराना ठंडा और सघन महासागरीय स्लैब जो अधिक गहराई तक उतर रहा हो। ऑप्शन सी है जहां महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के नीचे धंस रही हो। और ऑप्शन डी है रूपांतरण भ्रंश सीमाओं के निकट। आपको बताना है कि स्लैब पुल, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि स्लैब पुल जो है वो बल की प्रभावशीलता किस परिस्थिति में सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक पुराना ठंडा और सघन महासागरीय स्लैब। ठंडा, पुराना और सघन होगा तो वो सघनता के साथ साथ उसका भार बढ़ेगा, जिसके कारण वो नीचे स्लैब पुल बल काम करेगा अधिक, है ना। इसलिए ऑप्शन यहां पे देखिएगा सी गलत क्यों है, क्योंकि जहां महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के नीचे धंस रही है, तो महाद्वीपीय प्लेट का जो डेंसिटी है वो कम होती है, तो वो महासागरीय प्लेट के नीचे नहीं धंसेगी, महासागरीय प्लेट नीचे धंसता। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल गलती यहाँ पे दिख रहा है। और रूपांतरण भ्रंश के सीमाओं के निकट, ये गलत ऑप्शन है। स्लैब पुल वहां पे कम, मतलब अधिक नहीं होता, सबसे ज्यादा होता है विनाशी प्लेट के सहारे, जहां पे एक पुराना ठंडा और सघन महासागरीय स्लैब जो अधिक गहराई तक उतर रहा हो। आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं।
तो सही उत्तर है एक पुराना ठंडा और सघन महासागरीय स्लैब जो अधिक गहराई तक उतर रहा हो, वहां पर स्लैब पूल बल की प्रभावशीलता जो है सर्वाधिक होगी। ठीक, देखिए व्याख्या को देखते हैं। स्लैब पूल प्लेटों की गति का सबसे प्रबल बल माना जाता है। यह चीज को ध्यान में रखना है। यह तब अधिकतम होता है जब महासागरीय स्लैब उम्र दराज यानी पुराना हो जाती है, ठंडा और इस प्रकार सघन हो जाता है और मेंटल में गहराई तक डूबने लगता है। इसका उच्च घनत्व ही नीचे की ओर खिंचाव पैदा करता है, यानी स्लैब पुल की तरह काम करता है। बाकी अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। नेक्स्ट है, डेविस के भूआकृतिक चक्र सिद्धांत की मुख्य आलोचना किस प्रकार केंद्रित है, माने किस अवधारणा पर केंद्रित है। यहां पे पूछा है कि डेविस के भूआकृतिक चक्र यानी जियोमॉर्फिक साइकिल सिद्धांत का आलोचनात्मक पक्ष कौन अवधारणा पर केंद्रित है, इस पे हमको बताना है। इसमें विकल्प ए है संरचना, प्रक्रिया और अवस्था का त्रिसूत्रीय मॉडल। ऑप्शन बी है युवा अवस्था, परिपक्वावस्था और वृद्धा अवस्था जैसी जैविक उपमाओं का प्रयोग। या सी है इस धारणाओं पर कि भूपृष्ठ ऊपर जाने के बाद शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। या ऑप्शन डी है अपर्दन के क्रमिक स्वरूप का विचार। तो इसमें से पूछा है कौन सा आलोचना का पात्र है, कौन सा इसमें अवधारणा जो है आलोचना का पात्र है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भूपृष्ठ ऊपर जाने के बाद शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। ये इसका आलोचना का प्रमुख बिंदु है। आइए हम व्याख्या को देखते हैं। डेविस का मॉडल मानता है कि भूभाग का विकास एक स्थिर भूखंड पर होती है। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि आधुनिक सिद्धांत जैसे पेंग का भी सिद्धांत है कि उत्थान और अपर्दन साथ साथ चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। वो बोले थे कि पहले उत्थान हो जाएगा उसके बाद अपर्दन होगा। ठीक है, तो आजकल का जितना भी सिद्धांत है वो मानता है कि उत्थान और अपर्दन साथ साथ चलती रहती है। कभी उत्थान अधिक हो जाता है उत्थान की दर और अपर्दन की दर स्लो हो जाती है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो भूपृष्ठ लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता, यही जो है सिद्धांत का सबसे प्रमुख कमी है। तो आपको यह ध्यान रखना है इसका सही विकल्प क्या है, कौन सा आलोचना का प्रमुख बिंदु है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक रिया तट किस प्रक्रिया का परिणाम है। आपको यहां बताना है कि रिया कोस्ट के बारे में पूछा गया है। एग्जाम में प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है रिया कोस्ट के बारे में कि रिया कोस्ट किस प्रक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन ए है हिमानी अपर्दन द्वारा नदी घाटियों का गहरा और चौड़ा होना। इस ऑप्शन बी है निम्न जल तट रेखा पर नदी घाटियों का जलमग्न होना। ऑप्शन सी है प्रवाल निक्षेपों द्वारा तट रेखाओं का निर्माण। या ऑप्शन डी है लहरों द्वारा निक्षेपित रेत के कारण तट का सीधा होना। तो याद रखिएगा कि रिया तट का संबंध हिमानी से नहीं है, कोई भी सबमर्जेंट कोस्टलाइन है पर नदी घाटियों का जलमग्न होना, यानी नदी घाटियों का जलमग्न होना ही रिया तट कहलाता है। ठीक है, तो ये नदी घाटी का जलमग्न दो तरीके से हो सकता है, या तो सागर तल में ऊपर विस्तार हो जाए यानी सागर तल में वृद्धि हो, या तो नदी घाटी वाला जो भूपृष्ठ है यानी भूक्रस्ट है वो नीचे धंस जाए। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए हम व्याख्या को देखते हैं। उत्तर है निम्न जल तट रेखा पर नदी घाटियों का जलमग्न होना। रिया तट डूबी हुई नदी घाटियों से बनते हैं जो आमतौर पर सागर तल में वृद्धि या स्थल के धंसने यानी आइसोस्टैटिक सबसिडेंस के कारण बनते हैं। ठीक है, बाकी विकल्प गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडी प्लेन और पेनी प्लेन के निर्माण में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन है जलवायु परिस्थितियां। ऑप्शन बी है अपर्दन का प्रमुख कारक नदी बनाम पवन, यह अंतर है इसका। या
आधारभूत संरचनात्मक नियंत्रण की भूमिका, या ऑप्शन डी है चक्र की अवधि। ये क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछा गया है और बहुत सूक्ष्म अंतर को आप समझ पाएंगे तो इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो पेडी प्लेन और पेनी प्लेन निर्माण में मुख्य अंतर क्या है, इसको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आधारभूत संरचनात्मक नियंत्रण की भूमिका। ठीक है, जैसे बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि शुष्क क्षेत्र में पेडी प्लेन देखने को मिलेगा और जो आर्द्र क्षेत्र होता है, नदी का जहाँ कार्य होता है, वहाँ पे पेडी प्लेन होगा, तो जलवायु परिस्थिति को टिक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पेडी प्लेन जो है वो आर्द्र क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। अपर्दन का प्रमुख कारक, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें ऑप्शंस है आधारभूत, ऑप्शन है आधारभूत संरचनात्मक नियंत्रण की भूमिका। ठीक है, आइए हम इसका व्याख्या को देखते हैं। यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। पेनी प्लेन एक अपक्षय और नदी अपर्दन द्वारा बना अंतिम लगभग समतल स्थलाकृति है, जबकि पेडी प्लेन जो है किंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये पार्श्व विस्तार और एक दूसरे के मिलने से बनता है, जहां संरचनात्मक रूप से कमजोर चट्टानों का चयनात्मक अपर्दन प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो पेडी प्लेन में क्या होता है, जैसे चयनात्मक अपर्दन, यानी जो कमजोर चट्टान है उसका ज़्यादा अपर्दन होगा, है ना, और होते होते बाद में वो मिल जाता है पार्श्व भाग, और उसी को हम लोग पेडी प्लेन बोलते हैं। तो ये संरचनात्मक रूप से कमजोर चट्टानों पर जब चयनात्मक अपर्दन होता है, उसकी प्रमुख भूमिका होती है, तो पेडी प्लेन का निर्माण होता है। तो ये चीज़, ये मुख्य अंतर है। आज का क्वेश्चन को हम थोड़ा सा उसका लेवल स्टैंडर्ड रखे हैं। नेक्स्ट है, हिमानी घाटी के यू आकार का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हिमानी घाटी के यू आकार का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है नदी द्वारा ऊर्ध्वाधर अपर्दन। तो हिमानी घाटी के यू आकार, तो नदी का वहां पे रोल नहीं होगा। हिमानी द्वारा पार्श्विक और अधस्थल अपर्दन का संयुक्त प्रभाव ये होगा, या हिमानी के पिघलने के बाद ढाल पर होने वाला अपक्षय, या हिमानी निक्षेपों द्वारा घाटी तल का भराव। आपको बताना है कि यू आकार जो की घाटी बनती है उसका मुख्य कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है। तो इसका विकल्प सही है ऑप्शन बी, हिमानी द्वारा पार्श्विक और अधस्थल अपर्दन का संयुक्त प्रभाव। नदी द्वारा सिर्फ ऊर्ध्वाधर अपर्दन होता है, इसलिए भी आकार की घाटी बनती है। ठीक है, जबकि इसमें हिमानी द्वारा यू आकार की, यानी लेटरल यानी पार्श्विक अपर्दन भी होता है इस साइड से। ठीक है, और आगे भी होता है, तो इसके कारण जो है अधस्थल पर भी अपर्दन का संयुक्त प्रभाव होता है। ठीक है, तो यही मुख्य कारण है यू आकार की घाटी के बनने का। ठीक है, इसका व्याख्या को देखते हैं। नदी घाटियां भी आकार की होती है क्योंकि नदी मुख्यतः ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काटती है। इसके विपरीत एक हिमानी एक विशाल मोटे बर्फ के द्रव्यमान के रूप में अपने भार और अंतर्निहित शैल कणों के कारण घाटी की दीवारों, यानी पार्श्व माने आसपास बगल वाला क्षेत्र में चौड़ाई बढ़ाने के क्रम में पार्श्विक अपर्दन और तल यानी अधस्थल अपर्दन आगे की ओर नीचे दोनों को समान रूप से काटती और घिसती है, जिससे चौड़ी और गहरी यू आकार की घाटी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वलन के दौरान नम्य विसर्पण यानी फ्लेक्सुरल स्लिप और नम्य प्रवाह यानी फ्लेक्सुरल फ्लो में क्या अंतर है। ये भी टफ क्वेश्चन है और बारीकी से समझने से ये कर सकते हैं आप लोग। वलन के दौरान नम्य विसर्पण और नम्य प्रवाह में क्या अंतर है। ऑप्शन ए है नम्य विसर्पण कायांतरित चट्टानों में होता है, जबकि नम्य प्रवाह अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन बी है नम्य विसर्पण में चट्टान के परतों में मोटाई में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी है नम्य विसर्पण में परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती है,
जबकि नम्य प्रवाह में परत स्वयं के भीतर विकृत होती है और नम्य विसर्पण में केवल रिवर्स फॉल्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प है। यहां ध्यान रखिएगा कि वलन जब पड़ता है तो उसमें देखिएगा कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर ऐसे अंदर है, तो वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नम्य विसर्पण। लेकिन नम्य प्रवाह में क्या होता है, मान लीजिए कोई एक उसमें कोई परत है, उसी के अंदर विकृति आ गया और खुद उसी में टूट फूट गया अंदर, तो कुछ भाग देखिएगा मोटा हो जाता है, ठीक है, बाकी किनारे वाला ऐसे रह जाता है, तो उसको बोलते हैं नम्य प्रवाह। और ये परत स्वयं के भीतर विकृत होता है। तो नम्य प्रवाह में ध्यान रखना है, नम्य प्रवाह में विकृति स्वयं के भीतर होती है, स्वयं के भीतर होती है, स्वयं के भीतर होती है। जबकि नम्य विसर्पण में परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। आइए हम व्याख्या को देखते हैं। नम्य विसर्पण में परतें एक दूसरे से ऊपर फिसलती हैं, जबकि नम्य प्रवाह में परत स्वयं के भीतर विकृत होती है। यह एक महत्वपूर्ण यांत्रिक अंतर है। नम्य विसर्पण में सैले परतें जैसे एक ताश के पत्तों की गड्डी की भांति वलन के दौरान एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, जिससे वलन बनता है, लेकिन परत की मोटाई स्थिर रहती है। नम्य प्रवाह में परत स्वयं के भीतर प्लास्टिक रूप से स्वयं के भीतर विकृत होती है, जिससे वलन में के अंदरूनी भाग में मोटाई बढ़ जाती है, ठीक है, और बाहरी भाग में मोटाई कम हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो नम्य प्रवाह में है, जो भीतर प्लास्टिक के रूप में विकृत होती है, जिससे वलन के अंदरूनी भाग में मोटाई बढ़ जाती है और बाहरी भाग में मोटाई कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्दनात्मक स्थल रूपों के निर्माण में संरचना और प्रक्रिया के बीच संबंध को सबसे अच्छा कौन सा उदाहरण दर्शाता है? इसमें ऑप्शन ए है एक विस्तृत मैदान में मरुस्थलीकरण, ऑप्शन बी है एक क्षैतिज अवसादी सेल समूह में सीढ़ी नुमा मेसा और ब्यूट का विकास यानी बूटी का विकास, और एक हिमानी द्वारा उसके मार्ग में पड़ने वाली सभी चट्टानों का अपर्दन, या एक नदी द्वारा अपने मार्ग में सभी अवरोधों को काटकर एक सीधी घाटी बनाना। तो यहां पे बताना है कि अपर्दनात्मक स्थल स्वरूपों के निर्माण में संरचना और प्रक्रिया के बीच संबंध को सबसे अच्छा कौन सा उदाहरण दर्शाता है। तो यहां पे देखना है कि संरचना और प्रक्रिया के बीच के संबंध का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक क्षैतिज अवसादी सेल समूह में सीढ़ी नुमा मेसा और ब्यूट यानी बूटी का विकास, ये इसका सही विकल्प है, जो कि अपर्दनात्मक स्थल स्वरूपों के निर्माण में संरचना और प्रक्रिया के बीच सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संबंध बताने के मामले में, ठीक है। आइए हम इसका व्याख्या को देख लेते हैं। एक क्षैतिज अवसादी सेल समूह में सीढ़ी नुमा मेसा और ब्यूटी का विकास या ब्यूट का विकास, यह विकल्प संरचना और प्रक्रिया के अंतर संबंधों को पूरी तरह से दर्शाता है। यहां संरचना है क्षैतिज परतदार और कठोरता में भिन्नता वाली अवसादी चट्टानें, प्रक्रिया है अपक्षय और अपर्दन विशेषकर पठार के किनारों से। प्रक्रिया उस चट्टानों पर कार्य करती है जिसमें कठोर परतें छत्रक के रूप में कार्य करती हैं और नरम परतें तेजी से कटती हैं। तो जो कठोर परत है उसका कटाव कम होगा, लेकिन जो उसके चारों ओर सीढ़ी नुमा कटाव आपको दिखेगा, है ना, तेजी से कटेगा, जो सॉफ्ट परत होती है। तो यह संरचना द्वारा नियंत्रित अपर्दन का शास्त्रीय उदाहरण के रूप में जाना जाता है, यानी क्लासिकल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बालुका स्तंभ के प्रवास का सिद्धांत क्या है? यह प्रायः मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसका विकल्प देखते हैं। स्तंभ का पूरा द्रव्यमान हवा के साथ एक इकाई के रूप में खिसकता है। रेत के कण पवन की ढलान पर चढ़ते हैं और फिर अधिस्कंद ढलान यानी कि जो लीवार्ड स्लिप फेस पर नीचे उतरते हैं। ठीक है, या ऑप्शन सी है, स्तंभ के आधार से रेत का वहन होता है जिससे यह धंसता चला जाता है, उसको बोलेंगे बालुका स्तंभ का प्रवास। या भू जल स्तर में परिवर्तन के कारण स्तंभ का विस्थापन होता है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, रेत के कण पवन की ओर ढलान पर चढ़ते हैं यानी विंडवार्ड साइड पर चढ़ते हैं और अधिस्कंद ढलान यानी लीवार्ड स्लिप फेस पर नीचे गिरते हैं और यह क्रम चलते रहता है। आइए हम इसको व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। बालुका स्तंभ वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता बल्कि उसका आकार आगे की ओर खिसकता है। इसकी क्रिया यह है कि हवा रेत के कणों को पवन की ओर वाली कोमल ढलान पर ऊपर की ओर ले जाती है। जब कण शिखर पर पहुंचते हैं तो वे अधिस्कंद ढलान पर जो अधिक खड़ी और स्थिर कोण पर होती है गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाते हैं और इस क्रमिक चढ़ो गिरो प्रक्रिया से स्तंभ का आकार पवन की दिशा में आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तो ये बालुका स्तंभ के प्रवास का सिद्धांत यही है और ये एग्जाम में प्रायः नेट में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। हम भी जब नेट का एग्जाम दिए थे तो शायद ये क्वेश्चन पूछा था। आज का अंतिम सवाल है, चूना पत्थर क्षेत्र में लैपिज के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रियाएं सबसे महत्वपूर्ण है? हिम का यांत्रिक अपक्षय, ऑप्शन बी है नदी द्वारा घर्षण, ऑप्शन सी है वर्षा जल द्वारा विलयन क्रिया का चयनात्मक और अनियमित प्रभाव, या ऑप्शन डी है पवन द्वारा अपघर्षण। तो चूना पत्थर क्षेत्र में लैपिज निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रियाएं सबसे महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो टेक्निक है, या तो पता है तो इसमें तो आप ऐसे भी काट देते हैं पवन का कार्य नगण्य होता है, तो इसमें चूना पत्थर वाले क्षेत्र में जल का काम रहेगा और वर्षा जल यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्षा जल द्वारा विलयन क्रिया का चयनात्मक एवं अनियमित प्रभाव। यानी इसमें क्या होता है कि जो कठोर चट्टान है वो तो बच जाती है लेकिन बाकी जो कोमल चट्टान है उसका अपर्दन होता है। तो विशेषक अपर्दन चयनात्मक अपर्दन होता है, इसलिए अनियमित प्रभाव दिखते हैं जिसके कारण यहाँ पे लैपिज दिखाई देता है। आइए हम व्याख्या को देखते हैं। सही उत्तर है वर्षा के जल द्वारा विलयन क्रिया का चयनात्मक एवं अनियमित प्रभाव। वर्षा के दौरान क्या होता है कि जो जल होता गिरता है, ठीक है, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, जैसे अम्लीय वर्षा हुआ तो उस तरह में ज़्यादा ये काम करता है। लैपिस जो है जिसको क्लिंट ग्राइके स्थलाकृति के नाम से भी जाना जाता है, कास्ट भूदृश्य की एक विशेषता है। यह विलयन का शुद्धतम रूप है। अम्लीय वर्षा का जल चूना पत्थर की सतह पर उपस्थित दरारों, संधियों और जोड़ों के साथ बहता है और उन्हें चौड़ा और गहरा करता है। यह प्रक्रिया अनियमित होती है जिससे तीखे रिज यानी क्लिंट और गहरी खांचों यानी ग्राइके, इसलिए इसको क्लिंट ग्राइके नाम से जाना जाता है, का एक जटिल जाल बन जाता है। अन्य प्रक्रियाएं हिम, नदी, पवन यहाँ गौण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद। नेक्स्ट चर्चा में हम बात करेंगे जलवायु विज्ञान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण MCQ के बारे में।